हाँ, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ किसके बारे में, सुंग वंश के बारे में। इसके पहले मौर्य साम्राज्य जो था वो पूरी खत्म हो गई है, ठीक है। आप जाके देख सकते हो, 5 वीडियो लगी थी टोटल, मैंने बता दिया मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो इसके पहले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, एंशिएंट हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्या, सुंग वंश के बारे में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सुंग वंश के बारे में थोड़ा सा जानकारी, तो आज मैं डिटेल्स में बताता हूँ। सुंग वंश, इसका समय था 187 BC टू 175 BC, ठीक है। BC के मतलब आपको मालूम है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, पहले के जो साल है वो सारे BC में काउंट होते थे। BC और AD में क्या अंतर है ये मैं बता दे रहा हूँ, हर एक वीडियो में मैं बता दिया हूँ हिस्ट्री वाले क्लास में, तो फिर से बता रहा हूँ कि देखो BC जो होते हैं इसमें सालों की गिनती, मतलब जो ईयर होते हैं उसकी उल्टी होती है। जैसे में कि 187 है तो इसके बाद जो अगला साल आएगा 186 आएगा, उसके बाद अगला साल जो आएगा 185 आएगा, उसके बाद जो अगला साल आएगा 184 आएगा। वैसे ही कंटिन्यू 1 तक जाएगी। और 1 ईस्वी में ईसा मसीह के जन्म माना गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो उसके बाद जो होगा वो सालों की, मतलब ईयर की गिनती क्या होगी, आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी। जैसे 1 2 3 4, जैसे अभी कौन सा चल रहा है, 2022 AD चल रहा है, 2022 ईस्वी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद 2023 ईस्वी आएगा, ठीक है। उसके बाद 2024 ईस्वी आएगा। लेकिन BC में ऐसा नहीं होता था। 1 ईस्वी के पहले के साल 2022 अगर हो BC, तो उसके बाद जो आएगा 2021 BC आएगा। तो BC AD में आपको अंतर मालूम हो गया कि साल की गिनती उल्टी चलती थी BC में। तो वैसे ही 187 ईस्वी में BC में बृहदत्त जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है। उसका हत्या करके उसी का ये मंत्री होता है, सेनापति होता है। कौन, पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त का सेनापति होता है। उसकी मृत्यु करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है। बैठना उसकी जरूरी था गद्दी पे। क्यों, मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों। कि उत्तर पश्चिम से अशोक का शासन खत्म हो गया था। अशोक के बाद सारे बंदे जो थे उसके शासनकाल वो सारे बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर रहे थे। अशोक का कमजोर नीति यही थी कि वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लेता है, और उसकी नीति इतनी नॉर्मल हो गई थी कि वो प्रजा को दंड भी नहीं दिया करता था। कोई बहुत बड़ा भयंकर गलती किया तो शायद दंड दे, उसको भी माफ़ कर दिया करता था। ऐसा उसने महामात्रों को बोल रखा था, ठीक है, कि दंड प्रिय से रहो, दंड ना ज़्यादा दो, बहुत भयंकर गुनाह हो तो छोटा मोटा दंड दो। इससे कि क्या हो रहा था, इसकी जो साम्राज्य थी वो कमज़ोर पड़ रही थी। अशोक के डर से तो कोई अटैक नहीं किया, कोई विदेशी अशोक के डर से अटैक नहीं किया था जब तक अशोक का शासन रहा था। उसके 2-3 पुश्तों तक कोई अटैक नहीं किया था अशोक के डर से, ठीक है। क्योंकि अशोक को सारे बंदों को, विदेशियों को मालूम था कि अशोक ने युद्ध छोड़ा है, हथियार चलाना नहीं भूला है। उसके डर से कोई युद्ध नहीं किया था। और अशोक के समय में पूरे भारत पे मगध का ही कब्जा था, 16 महाजनपद को जीत लिया था। इसके बारे में मैंने बता दिया हूँ, वीडियो में जाके देख सकते हो। तो इसी का अंतिम शासक जो कि 10वां राजा होता है बृहदत्त, ठीक है। और बृहदत्त का सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। उसे मारना पड़ता है विद्रोहपूर्ण, उसको समाप्ति करके गद्दी पे बैठ जाता है मगध के, और शुंग वंश की नींव डालता है, ठीक है। किसका डालता है, शुंग वंश की। तो मौर्य वंश का समाज खत्म, और उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग होता है, बृहदत्त का। तो संस्थापक कौन हुआ शुंग वंश का, यहाँ लिखो आप, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ये पंडित जात का होता है, ब्राह्मण जाति का, इनका कास्ट होता है ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण पंडित जी होते हैं, ठीक है। गोत्र कौन, भरद्वाज गोत्र होता है। मतलब जो परशुराम जी थे, परशुराम जो है ना भगवान, वो पंडित जी थे, गोत्र उनका भरद्वाज था, वैसे इनका भी भरद्वाज होता है, ठीक है। ये किसने बोला था, तो ये पाणिनि ने बोला है। पाणिनि कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। और बताऊंगा अभी मैं। शुंग वंश का नींव डाल दिया तो मालूम हो गया पुष्यमित्र शुंग कौन था। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। इसने बोला था बृहदत्त को कि आप अटैक करने का युद्ध दो, मतलब आज्ञा दो मुझे। हिंद यूनानी लोग अटैक कर रहे हैं इंडिया पे। आज इंडिया के पश्चिमोत्तर भारत लूटा है, मतलब कब्जा कर लिया है। आगे जाके मगध को कब्जा कर लेगा और पाटलिपुत्रा में भी ले लेगा ये। इसने बोला कि नहीं, मैं अहिंसा के फॉलोवर्स हूँ, मैं अच्छा प्यार से समझाऊंगा उसे। और कहाँ दुश्मन लोग प्यार से समझने वाले विदेशी लोग, सारा तो बौद्ध धर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मेन विशेषता है अहिंसा को फॉलो करना। इतना मतलब अहिंसा बिल्कुल नहीं करना, इतना अहिंसा कम कर दिया गया। जैन धर्म तो इतना अहिंसा कम है कि जैन ही लोग ना खेती भी नहीं करते हैं जान के, कि उनसे जो छोटे मोटे कीट पतंग है वो मर ना जाए। इतना अहिंसावादी होते हैं कौन, जैनी लोग। तो जैन और बौद्ध धर्म में अहिंसा को फॉलो किया गया ज़्यादा।
तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म जो एक्सेप्ट करेगा उसको अहिंसा करना पड़ेगा, मतलब मार काट नहीं, दंड ये सब नहीं, कुछ भी नहीं, यज्ञ में बलि देना ये सब बंद करवा देना है, दान धर्म मतलब दान धर्म तो चलती थी, यज्ञ में बलि ये सब बंद करवा देना, यज्ञ बंद करवा देना, ब्राह्मणों को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा था। अब देखो मौर्य समाज कमजोर होने का एक कारण नहीं है, 3-4 कारण है, वो बताऊंगा मैं आगे। सब पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में पूछता है कि मौर्य समाज में मतलब कमजोरी का क्या कारण है। तो मेनली कारण तो पहले होगा कि बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करना, जिससे कि अहिंसा त्याग दिया, युद्ध बंद कर दिया अशोक ने, और भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया। भेरी घोष के मतलब होता है कि वो जो युद्ध करके अपने अपने मतलब जो समाज विस्थापित कर रहा था उसे करके वो शांतिपूर्वक साम्राज्य विस्थापित करने लगा कि जो मेरे राज्य में आना चाहता है उसे एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो छोड़ दो अपने स्वतंत्र। ऐसा धम्म ने अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। इसके बारे में उल्लेख भी किया अपने अभिलेखों में अशोक ने। ये कमजोर नीति हो गई। और फिर क्या कमजोर नीति, उसके बाद उसके सारे जो शासक हुए उसके उत्तराधिकारी वो सारे बौद्ध धर्म के एक्सेप्ट करते गए, चले गए। बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोनों का कमजोरी नीति, अहिंसा फॉलो करो, युद्ध ना करो। युद्ध ना करो तो राजा जब आप ताकतवर हो तभी आपकी वैल्यू होगी, अगर आप घर में कमजोर हो तो वैल्यू कम जाएगी, क्योंकि हमेशा कमजोरों का शोषण ही हुआ है। इंडिया हो चाहे पूरा वर्ल्ड हो, कहीं पर कमजोर हो शोषण होगा, मतलब आपको प्रताड़ना मिलेगी। अगर घर में राजा ही कमजोर हो तो प्रजा तो पागल होगा ही, मतलब लूटने की कोशिश करेगा ही। तो ऐसा ही सिस्टम था। अब अशोक के बाद क्या कौन बनता है, दशरथ राजा बनता है, वो मैं बता ही दिया हूँ। अब देख लो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग तो बन गया राजा, सेनापति था इसका, पंडित जात की थी। अब ये बन गया और इसने अटैक करके मिनांडर को रोक दिया। मिनांडर उस समय बहुत ताकतवर योद्धा था, हिंद यूनानी शासक में सबसे विख्यात जो है वो मिनांडर ही था। वो अटैक कर रहा था इंडिया पे, गुजरात तक आक्रमण करके अटैक कर लिया था। उसकी राजधानी सियालकोट थी, पंजाब वाले हिस्सा पर, मतलब जो पाकिस्तान है ना, उस वहाँ पे साकल नाम का एक राजधानी थी इसकी, मिनांडर की। उसे हराता है पुष्यमित्र शुंग और रोक देता है वहीं तक, मगध पे अटैक नहीं करने देता है। अगर पुष्यमित्र शुंग मगध जो मौर्य समाज का अंतिम बृहद्रथ है उसे नहीं मार के हटाता तो आज मगध या उत्तर भारत पूरा मिनांडर के कब्जे में होता। हिंदी यूनानी चलता अभी भी कोई नीति, भारतीय संस्कृति डूब जाता मे भी, अगर पुष्यमित्र शुंग ऐसा नहीं करता तो। ठीक है, तो बहुत कुछ आप सीख सकते हो, तो पुष्यमित्र शुंग को करना पड़ा ऐसा। अब देखो, अब मेन बात क्या है रीजन, कि हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में, शुंग इतिहास के बारे में कहाँ से मालूम होता है। जैसे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, अशोक के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, अभिलेखों से पता चलता है, इंडिका बुक से पता चलता है। वैसे ही हमें शुंग वंश के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो शुंग वंश के बारे में साहित्यिक स्रोत हो गया है, अभिलेख हो गया है, और सिक्कों से भी पता चलता है शुंग वंश के बारे में। अब ये कौन कौन से मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैं मिटा दे रहा हूँ, और ये कौन कौन से हैं ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले देखो, शुंग वंश के संस्थापक कौन हो गया है, पुष्यमित्र शुंग हो गया है। ठीक है, और क्या है, ये ब्राह्मण जाति का था। कौन था ये, तो बृहद्रथ का सेनापति था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद रहे। और मैं क्या बताऊँ इसमें, अब हाँ, जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो देखो जानकारी के लिए आप 3 चीज़ लिख सकते हो पहले, और मैं इसमें कुछ बता दे रहा हूँ। और क्या बताऊँ पुष्यमित्र शुंग के बारे में, चलो पहले इसका हाँ स्रोत मालूम लेना। स्रोत इसका कहाँ है, देखो स्रोत जो है ना, इसका स्रोत 3 तरह से हमें पता चलता है। 3 अभिलेखों से पता चलता है। पहले सिक्के लिख लो, सिक्के, अभिलेख एंड साहित्यिक स्रोत। ठीक है, मतलब किताब, ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है। कौन कौन से हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ तक ताकि आपको दिखे, और बता देता हूँ मैं। देखो अब कौन कौन से हैं कि हमें मालूम होती है उसके बारे में, तो यहाँ पे पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब बुक। ठीक है, यहाँ लिखाता हूँ मैं अभिलेख। ठीक है, यहाँ सिक्के, यहाँ तक तो मालूम ही हो गया। अब साहित्यिक स्रोत में बुक्स हैं, और कौन कौन सी बुक्स हमें कौन कौन मालूम होता है मैं ये बता दे रहा हूँ। उसका मतलब ऑथर कौन है ये भी आप जरूर लिख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला लिख लो आप कि हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में किस बुक से मिलता है, तो बहुत सारे बुक हैं। तो पहला बुक लिख लो आप, दिव्यवदान। ठीक है, दिव्यवदान, इसका राइटर है दुर्गा भागवत, ये आप लिख लेना। इससे हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। मेनली ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी में पुष्यमित्र शुंग के बारे में, मतलब शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध भिक्षुओं को बहुत प्रताड़ना दिया था। ठीक है, और भरतुप स्तूप का भी निर्माण करवाया था। बाद में बहुत पछतावा उसे लगा था, तो भरतुप स्तूप का निर्माण करवाता है, भरहुत स्तूप का, और सांची स्तूप के चारों तरफ 4 दीवारी से घेर देता है मतलब। ठीक है, तो ये भी कौन करवाता है,
पुष्यमित्र शुंग, इसके बारे में जानकारी हमें दिव्यवदान से मिलती है। दिव्यवदान का दुर्ग भागवत है, ठीक है, बुद्ध धर्म से संबंधित होता है ये। दूसरा महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि है। पतंजलि योग गुरु होते हैं, को मालूम ही है, रामदेव बाबा का जो पतंजलि फेमस है योग गुरु ही है वो। तो महाभाष्य जो है पतंजलि इनके दरबार में रहा करता था, जो कि इनके कवि हुआ करते थे, मतलब वो हुआ करते थे महर्षि, जो यज्ञ करवाया करते थे। 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें कौन सा? अयोध्या अभिलेख से मिलती है, और उसे पूर्ण करवाते हैं पतंजलि, ये भी आप लिख लेना, ठीक है। तो पतंजलि और उनके जो बुक है वो है महाभाष्य, ठीक है, जो कि चिकित्सा का बुक है, आयुर्वेदिक बुक है। और कौन लिखूँ? और भी लिखवाता हूँ मैं, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के लेखक है बाणभट्ट, इसमें भी शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है मेनली, ठीक है। इसका बाणभट्ट है, तो बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने ही बोला है कि पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त के सेनापति थे, जो कि उनको मर्डर करके, हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं और शुंग वंश की नींव डालते हैं वहाँ पे, यहाँ पे पाटलिपुत्रा में। लेकिन पाटलिपुत्र इनकी राजधानी नहीं थी, राजधानी इसका ट्रांसफर हो जाता है विदिशा, विदिशा जो MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। किसने बोला ये? इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्षचरित्र के बाणभट्ट से ही मिलती है। इनकी शुंगों की राजधानी कहाँ थी? याद रखना, शुंगों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। विदिशा कहाँ है? MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखना आप। और क्या बताऊँ? हाँ, और दिव्यवदान, जो दिव्यवदान है, इसमें क्या बोला गया है कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो मौर्यों के अंतिम राजा थे, ये बताया गया है दिव्यवदान में। तो अलग अलग बुक में अलग अलग जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो अगर पूछ दे क्वेश्चन में, बड़े एग्जाम में पूछ सकता है कि पुष्यमित्र शुंग को मौर्यों का अंतिम राजा बोला गया, ये कहाँ लिखा गया, किस बुक में लिखा गया? तो दिव्यवदान में ही बोला गया है। तो आप ये सब याद रखना, लेकिन ऐसा नहीं है, हर्षचरित्र में कुछ और लिखा है, महाभाष्य में कुछ और भी लेखक है। मालविकाग्निमित्रम, ये भी एक बुक है, ठीक है, मालविकाग्निमित्र, ये इसमें जो मेनली बुक है ये शुंग और मौर्य से संबंधित है, जानकारी इसमें मिलती है। लेखक कौन है मालविकाग्निमित्रम के? तो कालिदास। कालिदास में इसने अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग के बेटे होते हैं, ठीक है, उनकी और मालविका जो कि एक इनकी गर्लफ्रेंड होती है, किसकी? अग्निमित्र की गर्लफ्रेंड, दोनों के प्रेम स्टोरी है, लव स्टोरी है। ज़्यादा कालिदास जो लिखा करते हैं ना बुक, लव स्टोरी पे लिखा करते थे। क्यों? क्योंकि देखो, अभिज्ञान शकुंतला में भी लव स्टोरी है दोनों को, अभिज्ञान शकुंतला में भी लव स्टोरी के बारे में लिखा है, कालिदास ने लिखा है। और मालविकाग्निमित्र में भी लव स्टोरी है, किसकी? पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी है, ठीक है। इससे भी हमें शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी में मालविकाग्निमित्रम में ही कालिदास ने जानकारी देते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराते हैं और सेनानी की उपाधि धारण करते हैं। आगे बताऊंगा सारा, भी ये सब लिख लो आप, रोक के वीडियो जल्दी जल्दी मैं बोल दे रहा हूँ, समझ में आप रहा है तो लिख लो, लिखाने से अच्छा है। लिखाने तो मैं ऐसे लिखाता हूँ कि कुछ बंदों को प्रॉब्लम होती है। तो मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, मालविका अग्निमित्र की गर्लफ्रेंड थी, और अग्निमित्र दोनों का स्टोरी है मालविका अग्निमित्रम। और कोई एक और बुक का नाम है, और कौन सा बुक है एक जिससे हमें जानकारी मिलती है? तो दिव्यवदान हो गया, महाभाष्य हो गया, हर्षचरित्र हो गया, मालविका अग्निमित्र हो गया है, और तो कोई है नहीं। एक और बुक है, अष्टाध्यायी नहीं है, वो पाणिनि का है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण का बुक है, आप याद रखना, वो मैं बता दिया हूँ अभी कि पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी लेखक, मतलब अष्टाध्यायी के लेखक है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है और संस्कृत का बुक है वो व्याकरण का, ठीक है, इतना आप लिख लो। और कोई बुक तो नहीं है ना? चलो छोड़ो, और इतना ही बुक काफ़ी है। एक बुक और छूट गया है, मैं भूल रहा हूँ कि उसका लेखक कौन है। हाँ, गर्गी संहिता, ये तो आपने भूल ही गया है, गर्गी संहिता में भी मिलती है, ठीक है। गर्गी संहिता के लेखक है कात्यायन। इसमें भी हमें जानकारी मिलती है किसकी? शुंगों और मौर्यों की। तो इतने बुक हैं जिसमें हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमें शुंगों की जानकारी कहाँ से मिलती है, ऐसा कौन साहित्यिक स्रोत है, इसमें से बुक में दे देगा, एक माइनस कर देगा। ये सब याद रखना आप। अभिलेख कौन से हैं? तो अयोध्या अभिलेख और विदिशा अभिलेख, ये दो हैं अभिलेख। तो अयोध्या का अभिलेख और विदिशा का अभिलेख, ठीक है। ये यूपी में है, ये MP में है, आपको मालूम है विदिशा MP में है। यही शुंगों की राजधानी थी, ठीक है, यही राजधानी थी शुंगों की। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग होता है, अब राजा पलट दोगे, जब देखो पाटलिपुत्र की राजधानी किसकी थी? मौर्यों की, और मौर्य में ही पुष्यमित्र शुंग जो होता है अब इसको पलट दिया, किसको? बृहदत्त को हरा दिया।
तो जो जो वहाँ पे होगा पाटलिपुत्रा में, सारे चाहने वाले किसके होंगे? बृहद के। तो टेंशन फ्री हो जाए, बार बार अटैक ना हो इस पे, किस पे? पुष्यमित्र शुंग पे। इसलिए ये लोग अपना ट्रांसफ़र कर लिया कहाँ पे? अपना राजधानी विदिशा में ट्रांसफ़र कर लिया कि चलो यहाँ मैं खुद रहूँगा और वहाँ पे अपने किसी एक अधिकारी को रख दूंगा जो कि वहाँ पे संभाले मामला। तो ऐसा किया करता था, इसलिए इसने विदिशा ट्रांसफ़र कर लिया अपना राजधानी, ठीक है, सेफ्टी के लिए। अब बाद में ट्रांसफ़र करते रहो कहूँ कहूँ, इसलिए पहले जहाँ से आपने अटैक किया वहाँ से पहले हट जाओ, निपटा के थपिया के मार के हट जाओ पहले वहाँ से, बाद में मामला देखते रहेंगे। तो वैसे इसने करिए विदिशा ट्रांसफ़र कर लिया। तो राजधानी याद रखना, राजधानी पूछेगा क्वेश्चन में। ये अभिलेख है, अयोध्या में एक अभिलेख है जिसको धनदेव लिखवाता है। तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग का 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे पूर्ण करवाता है कौन? पतंजलि, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ किसे बोलते हैं? तो मैं ये वैदिक सभ्यता में बता दिया हूँ कि अश्वमेध यज्ञ किसे बोलते हैं। जब कोई राजा ताकतवर हो जाता है तो वो एक यज्ञ करवाता है, उसमें घोड़ा के सामने लिख देता है इस राज्य का घोड़ा, और वो पूरे अपने एरिया में जहाँ तक वो दौड़ाना चाहता है घोड़े को छोड़ देता है। जिसने उस घोड़े को पकड़ लिया उसे युद्ध करना पड़ता था जिसके घोड़ा है। तो अगर ये और अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट तभी होता है जब पूरे घोड़ा चक्कर काट के अपने एरिया में आ जाता है। उस घोड़े के पीछे एक सेना की टुकड़ी चलती है जो युद्ध करता है, अगर उस घोड़े को कोई रोक लिया युद्ध करता है उससे, ठीक है। और घोड़े ने उस एरिया क्रॉस कर लिया मतलब पूरे एरिया इसका हो जाएगा जिसका घोड़ा है, ठीक है, जिसने यज्ञ स्टार्ट किया है। तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि उसके समय में घोड़े को रोक के बांध ले और युद्ध करे। उस समय उत्तर भारत में सबसे ताकतवर कौन था? यही था, क्योंकि मगध ऑलरेडी ताकतवर थी, उसको ही हटा के ये बैठा गद्दी पे। लेकिन इसे मालूम था ही पश्चिम भारत से हिंद यूनानी शासक मिनांडर, जो बहुत ताकतवर योद्धा होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, वो अपनी बहस बहुत किया करता था बंदों से, बहस, क्योंकि वो बुद्धिमान होता है। नॉर्मल पंडित जी और विद्वान उसके सामने टिक नहीं पाते थे, और युद्ध में तो वो निपुण था ही। सिकंदर से ज़्यादा एरिया पे वो कब्जा करते आ रहा था। उसे एशिया का संरक्षक भी बोला गया था, किसे? मिनांडर को। डेमेट्रियस वन जो प्रथम हिंदू यूनानी होता है वो अटैक करता है भारत पे, प्रथम जो बंदा होता है कौन? हिंदू यूनानी में। अब हिंदू यूनानी किसे बोला गया है? इंडो ग्रीक, हिंदू यूनानी या बैक्टीरिया? अब ये हुआ है कि भारत हमारा पश्चिम भारत जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसके ऊपर वाला ईरान वाला थोड़ा सा इलाका, वहाँ पे इंडिया का कब्जा था। उस हिंदुस्तान वाले एरिया पे अगर यूनानी लोग आके बस गए तो वो हिंदू यूनानी कहलाने लगे, या फिर बैक्टीरिया लोग कहलाने लगे, ठीक है, बैक्टीरियन। तो इसे ही हिंदू यूनानी बोला गया है, और वहीं का जो सिटीजनशिप मिला वो हिंदू यूनानी है। और वो हिंदू यूनानी में एक विख्यात फेमस राजा होता है मिनांडर, उसे मिलिंद भी बोला गया है। वो अटैक करता है भारत पे और भारत के पंजाब, गुजरात ये सब पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। इसे ही हटाता है सेनापति, जब राजा बनता है पुष्यमित्र शुंग तो युद्ध करता है और मिनांडर को हरा के वापस भेज देता है, वापस पीछे ठेल देता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग, ये आप याद रखना। और बहुत अच्छा योद्धा होता है जबकि मिनांडर, और पुष्यमित्र शुंग उसे हराता है। और सिक्के में कौन कौन से हैं? तो सिक्का कौन सा हो गया? सिक्का आपका हो गया कौशाम्बी का सिक्का, ये सब आप लिख दो, मैं लिखाऊंगा नहीं। कौशाम्बी का हो गया है, मथुरा का सिक्का हो गया है, अयोध्या का सिक्का हो गया है। अयोध्या में जो सिक्का चलाते थे, ये सब की जानकारी हमें शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये सब आप लिख लो, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ, अब आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो शुंगों की जानकारी हमें ये सबसे मिलती है, ये सब आप याद रखना। जितना मैं बोल दिया उस पर ध्यान अगर आपने दे दिया है तो शायद में आपको बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा। और मैं वीडियो में ही आप ज़्यादा रिपीट कर देता हूँ बार बार क्वेश्चन, ताकि आपको याद हो जाए। तो अब कहाँ तक पहुँच गया मैंने? शुंग वंश हो गया है, राजधानी विदिशा हो गई है, ये तो आपको मालूम ही है। हाँ, तो पुष्यमित्र शुंग और मिनांडर का युद्ध होता है, इसमें मिनांडर हार जाता है, ठीक है। मिनांडर ये हिंदू यूनानी होता है, या मिलिंद हिंदू यूनानी शासक होता है ये, ठीक है। हिंद यूनानी, या तो मालूम है कि हिंदू यूनानी कहाँ के शासक हुए? हमारे भारत के पश्चिम वाले इलाके में, हिंदुस्तान के वाले एरिया में जो सिकंदर आया था तो उसने कब्जा पहले से कर लिया था कुछ इलाके पे, वैसे ही यूनानी लोग ही रहना स्टार्ट कर दिए, तो उसी वाले एरिया को हिंदू यूनानी बोला गया था उस समय, बैक्टीरिया पे। ये लोग हमेशा भारत पे अटैक किया करते थे, देखा था कि भारत में कैसे कमजोर भारत पर अटैक कर दूँ। तो मिनांडर ने अटैक किया था, इसे पुष्यमित्र शुंग ने हरा के वापस भेज देता है। और फिर मिनांडर क्या करता है? मिनांडर ना हर एक विद्वान से बहस किया करता था, जिससे उसकी नॉलेज बढ़े। अगर आप किसी विद्वान से बहस कर रहे हो तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, फील्ड आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर खराब चीज़ बहस करोगे तो खराब चीज़ की नॉलेज आएगी आपको, लेकिन बहस करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, जो नॉलेज आपके पास है अगला के पास कुछ और नॉलेज होगा, आप बहस करोगे उसी नॉलेज में
तो वो भी तो कुछ आपको नॉलेज देगा और आपका नॉलेज का रिपीट होगा और उसे भी कुछ मिलेगी। इसमें रिपीट भी होगा तो आपको नॉलेज बढ़ेगी, और क्या बंदा कुछ और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे जिसमें आपकी सर्च करके देखो और आपको ज़्यादा नॉलेज मिले। तो बहस करना चाहिए, लेकिन अच्छे फील्ड में, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, करेंट अफेयर हो, किस में भी आप बहस करो, ताकि बंदे से आपका नॉलेज तो बढ़ेगी ही, अगला क्या पता अगला बहस करने में ज़्यादा तेज हो, वो मुझे कुछ और नॉलेज दे दे, तो नॉलेज तो बढ़ती है। इसलिए बहस ये किया करता था बार बार। अब इसे मिल गया मिलिंद पन्हा को, कौन? भारत का एक विद्वान जो कि बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन। कौन मिल गया? नागसेन। और नागसेन मिल गया, तो नागसेन तो बौद्ध भिक्षु थे, ज्ञानी थे, अच्छा ज्ञान थे। भारत वैसे ही बहुत पहले ज्ञानी ही था, सारे लोग शिक्षा लिया करते थे यहाँ से। आज ना इंडिया को सारे लोग पीछा बोल रहा है, विश्व गुरु था इंडिया, तो इंडिया को कम मत समझना, टॉप लेवल के थे बंदे पहले। इंडिया इतनी इकोनॉमिक्स टॉप लेवल की थी ना, मैं हमेशा बताया हूँ, पूरे जीडीपी में 30% अगर इंडिया का हिस्सा है 100% में, तो बाकी 70% पूरा वर्ल्ड का हिस्सा रहा करता था उस टाइम। इंडिया को इतना लूटा गया है ना, बहुत हमेशा लूटा गया है। अभी तो आक्रमणकारी और आने वाले हैं मिटाए वाले इंडिया में, बताऊँगा मैं। तो मिलिंद जो है ये अपना सारा क्वेश्चन पूछता है किससे? नागसेन से, और नागसेन इसको सारा उत्तर देते हैं। तो दोनों का क्वेश्चन, मिलिंद का क्वेश्चन और नागसेन का उत्तर, दोनों को मिला करके एक बुक बनाया गया, उसे बोला गया मिलिंद पन्हो। ठीक है, उस बुक का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हे ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, इसमें क्या है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन का आंसर है, और मिलिंद का मतलब मिनांडर का क्वेश्चन से सारा को उत्तर मिल जाता है नागसेन के द्वारा इसे। तो ये प्रभावित होकर बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लेता है और बौद्ध बन जाता है और युद्ध पाठ छोड़ देता है मिनांडर। लेकिन हिंदू यूनानी के और भी शासक बहुत सारे उत्पन्न होते हैं वहाँ पे युद्ध करने पे, भारत पर अटैक करने के लिए। ये छोड़ देता है युद्ध, पहले तो इससे छोड़ देता है पुष्यमित्र शुंग, बाद में ये बहस करने निकलता है नागसेन से। नागसेन मिल जाते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं ये, इनसे बहस करता है, सारा आंसर मिल जाता है। और दोनों के जो बुक लिखा गया है वो मिलिंद पन्हो लिखा गया। हर एक एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो में क्या है और किसके लिखा गया है। तो ये बौद्ध धर्म का बुक है, नागसेन का इसमें आंसर है और मिलिंद का क्वेश्चन है। दोनों के बुक को कंबाइन किया गया है, उसे मिलिंद पन्हो बोला गया है। जैसे में गीता में अर्जुन का क्वेश्चन है और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है, तो गीता बोला गया है, वैसे ही मिलिंद पन्हो है। ठीक है, तो उसमें बहुत बुद्ध धर्म फेमस हुआ करता था, पाली भाषा थी। ठीक है, लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग बैठता है गद्दी पे, तो ये संस्कृत को बढ़ावा देता है, संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा देता है। ठीक है, और इसमें इसका योगदान देता है पतंजलि जो योग गुरु हैं। ठीक है, तो मिलांडर का हो गया। मिलांडर एक ग्रेट शासक था, ये ऐसा नहीं मतलब कमजोर बंदा था। ठीक है, अब मैं क्या बताऊँ इसमें, बता दिया हूँ सारा कुछ। हाँ, एक और लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो कि ये सेनानी का उपाधि लेता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। किसे हरा करके? यज्ञसेन को हराता है और सेनानी की उपाधि लेता है पुष्यमित्र शुंग, जो कि विदर्भ के राजा होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लिख लो। और दिव्य वरदान में ही बोला गया है कि ये जो है ना पुष्यमित्र शुंग, ये बौद्ध धर्म को बहुत हेट किया करता था। बौद्ध भिक्षुओं पे ये इनाम रख दिया था 100 दिनार का, कि जो भी बौद्ध भिक्षु के मुंडी उड़ा के लाएगा उसे 100 दिनार दिया जाएगा, ऐसा बोला गया था। तो बहुत प्रताड़ना देता है बौद्ध भिक्षुओं को पुष्यमित्र शुंग, ऐसा बोला गया था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण होते हैं। इनके कारण, बौद्ध धर्म के कारण ही ब्राह्मणों पे बहुत सारा वो आ गया था कि यज्ञ बंद कर दो, पूजा पाठ बंद कर दो, बलि प्रथा बंद कर दो। तो फिर ऐसा ही बोला गया था कि ब्राह्मणों को कमज़ोर दिखाया गया तो ब्राह्मण बने, तो इस पर इनाम रख दिया बौद्ध भिक्षुओं पे। लेकिन फिर बाद में ऐसा नहीं होता है, भरहुत स्तूप का निर्माण करवाते हैं कौन? पुष्यमित्र शुंग, और सांची के स्तूप को अच्छे से घेराबंदी कर देते हैं, 4 दीवारी घेर के। इसकी जानकारी हमें दिव्य वरदान में मिलती है। ठीक है, तो क्या बनाता है? भरहुत स्तूप का निर्माण करवाते हैं। स्तूप उससे बोला गया है कि बौद्ध के कोई अवशेषों को, बौद्ध या बौद्ध शिष्यों के कोई अवशेष पे बड़ा सा गुम्बद बना देना, बड़ा सा घेरा बना देना। ठीक है, स्मृति टाइप के, उसी को स्तूप बोला गया है। तो लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक करवाता है, जिसमें के सारे को तोड़वा देता है कौन? पुष्यमित्र शुंग। सारे को नहीं तोड़वाता है, कुछ को तोड़वाता है। इसमें से सांची का स्तूप जो है ये भी एमपी में है, आप लिख लेना, मध्य प्रदेश में। और सांची का स्तूप का निर्माण अशोक करवाता है, सांची का स्तूप। ठीक है, अशोक करवाता है और इसको 4 दीवारी से घिरता है, ये भी एमपी में है। इसको 4 दीवारी से घिरवाता है कौन? पुष्यमित्र शुंग। तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग करवाता है और सांची स्तूप को चारों तरफ से घेरता है कौन? पुष्यमित्र शुंग। लेकिन स्थापना कौन किया? अशोक ने। तो इसको आप लिख लेना एमपी में। पूछेगा कहाँ है सांची का स्तूप? एमपी में। किसने निर्माण करवाया? अशोक ने।
और चारों तरफ से घेरा कौन, पुष्यमित्र शुंग ने, और भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग करवाता है। तो कहाँ मिलता है हेट, बाद में प्यार करने लगता है बौद्धों से भी ये, ठीक है। तो आप ये मिटार के और लिख लो। और ये पाली भाषा को उस समय बंद करवा देता है और संस्कृत भाषा को ज़्यादा तवज्जो देता है, ठीक है। और संस्कृत भाषा को तवज्जो देने से पतंजलि इनकी बहुत ये करते हैं। बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग 36 सालों तक राज करता है, 36 साल तक, ठीक है। उसके बाद फिर इसका उत्तराधिकारी बनेगा। उत्तराधिकारी कौन बनेगा, अग्निमित्र। तो ये भी आप लिख लो, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है मैं वो बता दे रहा हूँ। पुष्यमित्र शुंग से तो और कोई जानकारी आपको छूटनी चाहिए। राजधानी कहाँ थी, कब से कब शासन था, कौन था, दिव्यदान में क्या बोला गया है, मल्लिकाग्निमित्रम में क्या बोला गया है, हर्षचरित में क्या बोला गया है, किसने क्या बोला, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, ये सब तो मैं बता ही दिया हूँ। अब आपको छूटनी चाहिए, कहाँ जानकारी मिलती है, कहाँ स्रोत मिलती है, अब ये भी आपको मालूम हो गया। तो इतना ही है, और क्या। अब देखो इसका उत्तराधिकारी, और 1-2 छूटे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सेनानी का उपाधि धारण करता है, और इसे हर्षचरित ने, दिव्यदान, ये क्या नाम है, पाणिनि ने, जो महर्षि पाणिनि होते हैं, उन्होंने बोला है कि ये भरद्वाज, जो पुष्यमित्र शुंग थे वो भरद्वाज गोत्र के थे। तो ये भी आप याद करना चाहते, याद कर लो, एक्स्ट्रा नॉलेज। अब इसके उत्तराधिकारी आता है, उत्तराधिकारी, ठीक है। किसके, पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग का उम्र खत्म हो गया, 36 साल का हो गया बंदा, मिनांडर को हराया, और ये क्या बन गया। अब इसके बाद कोई और राजा बनेगा, तो इसका पुत्र अग्निमित्र बनता है राजा। कौन, तो इसका पुत्र अग्निमित्र। किसका पुत्र, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र बनता है राजा। अभी मरा नहीं है पुष्यमित्र शुंग, अभी जिंदा है, लेकिन ये अग्निमित्र को बना देगा राजा, अग्निमित्र, ठीक है। अग्निमित्र को राजा बनाता है, ठीक है। मरा नहीं है, क्योंकि ये अपने पौत्र अग्निमित्र को छोड़ करके, इसको अग्निमित्र पर भरोसा नहीं होता है, अपने पौत्र दशरथ को, वासुमित्र को, इसका बेटा होता है वासुमित्र, उसे भेजता है। फिर एक बार हिंदू यूनानी अटैक करता है भारत पे अच्छे लेवल में। उसे रोकने के लिए पुष्यमित्र शुंग अपने पौत्र वासुमित्र को भेजता है कि जा रोक के आओ। जाता है वासुमित्र, खतरनाक युद्ध करता है, रोक देता है सारे को, और वापस खदेड़ देता है, वापस भगाता है वासुमित्र, ठीक है। तो देखो पुत्र अग्निमित्र हो गया, ये अब उत्तराधिकारी बनेगा। अब देखो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मालविका अग्निमित्रम से। मालविका अग्निमित्र में मालविका इसकी गर्लफ्रेंड होती है, और ये हीरो होता है उस बुक में। तो इसके लेखक कौन है, कालिदास। इसकी गर्लफ्रेंड का नाम मालविका होती है। गर्लफ्रेंड का नाम लिखना चाहते हो लिख लो, मालविका में इंपॉर्टेंट है। मालविका और अग्निमित्र दोनों का स्टोरी को ही मालविका अग्निमित्र बुक में लिखा गया है, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप। और क्या, ये तो आप लिख लिया, मैंने बोल दिया तो आपको। अब और भी बताऊं क्या। अब इसके बाद अग्निमित्र के बाद कौन राजा बनता है, वसुमित्र नहीं बनता है, इसके बाद ज्येष्ठ मित्र बनता है। तो इसके बाद जो राजा बनेगा ज्येष्ठ मित्र बनेगा, जेठ मित्र। इसका नाम होता है सुज्येष्ठ मित्र, लेकिन ज्येष्ठ मित्र इनके सिक्कों पे नाम मिलता है, ठीक है। सिक्कों पे जेठ मित्र मिलता है। अब जेठ मित्र के मरने के बाद इसी का बेटा, अग्निमित्र का बेटा ही होता है वसुमित्र। तो वासुमित्र गद्दी पे बैठ गया, और वासुमित्र ही हिंदू यूनानियों को वापस रोकता है और हराता है, और इसे भेजता है पुष्यमित्र शुंग कि जाओ रोक के आओ मेरा पोता। अच्छा लड़ता, अच्छा योद्धा होता है। और वासुमित्र के बाद अब जो राजा बनेगा, कौन बनेगा, वर्जमित्र। इसकी मृत्यु करता है, इसकी हत्या कर देता है, यहाँ लिख लो, हत्या कर देता है कौन, कौशल के नरेश, कौशल नरेश मूलदेव, ठीक है। तो मूलदेव इसकी हत्या करता है, मूलदेव, ठीक है। धनदेव कौन होता है, धनदेव का तो अयोध्या में बेस वो है, अभिलेख लिखवाया था, जो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। लेकिन मूलदेव होता है कौशल नरेश, जो कि वासुमित्र को हत्या करवा देता है, ठीक है, हत्या कर देता है खुद। और उसके बाद जो राजा बनेगा, कौन बनेगा, वर्जमित्र। तो पूछ देगा क्वेश्चन में कि वासुमित्र का हत्या कौन करवाता है, तो मूलदेव, याद रखना आप। और वज्रमित्र, ठीक है, वज्रमित्र इसके बाद राजा बन जाएगा। और वज्रमित्र के बाद बनेगा कौन राजा, भागभद्र, जिसे भागवती बोला गया है। तो वज्रमित्र के बाद कौन बनेगा, भागभद्र, भागभद्र या भागवत, ठीक है, ये बनेगा राजा। अग्निमित्र के बाद ज्येष्ठमित्र, ज्येष्ठमित्र के बाद वसुमित्र, वसुमित्र के बाद वज्रमित्र, वर्जमित्र के बाद भागभद्र, जिसके दरबार में हेलियोडोरस नाम का राजदूत रहा करता था। हेलियोडोरस के नाम आपने सुना होगा, जो गर्भस्तंभ का निर्माण करवाता है। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, और आपको इसी में आपको और बता दे रहा हूँ नॉलेज। देखो भागभद्र हो गया है। अब भागभद्र के बाद, अब भागभद्र कौन है,
भागवत के बाद बस देवभूति आएगा जो अंतिम राजा होगा इसका, पुष्यमित्र शुंग का। अब यहाँ लिख लो भागभद्र। तो भागभद्र के बारे में थोड़ा जानकारी मैं देता हूँ। भागभद्र, ठीक है, भागभद्र बोलो या भागवत बोलो, ठीक है। इसके दरबार में ग्रीक का एक शासक होता है जिसका नाम होता है एंटियस किट्स, ठीक है। एंटियस किट्स होता है ग्रीक के शासक, एंटियस किट्स, जो कि ग्रीक का एक राजा होता है, इसका दोस्त होता है भागभद्र का। ये अपना एक राजदूत भेजता है भागभद्र के दरबार में जिसका नाम होता है हेलियोडोरस, ठीक है। तो राजदूत भेजता है कौन? ये राजदूत भेजता है, इसका राजदूत होता है, इसका नाम होता है हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, ठीक है। हेलियोडोरस होता है किसका? एंटियस किट्स का राजदूत होता है, जो कि भागभद्र के दरबार में जाता है, वहाँ पे रहता है, ठीक है, और भारत के बारे में जानकारी लिखता है। अब हेलियोडोरस भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारा नॉलेज देता है, और वासुदेव के ही मतलब भगवान श्री कृष्ण के धर्म से प्रभावित होकर ये बेसनगर में एक स्तंभ का निर्माण करता है जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ, जो कि भागवत धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में बेसनगर। तो हेलियोडोरस जो है, यहाँ लिखो आप, हेलियोडोरस क्या निर्माण करवाता है? गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है, गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है, गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है बेसनगर में, बेसनगर में, आप याद रखना बेसनगर में। इधर वाला दिख तो नहीं रहा है ना, दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है बेसनगर में, जो कि एमपी में है, ठीक है। कौन करवाता है? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कौन होता है? एंटियस किसका राजदूत होता है, जो कि भागवत के दरबार में रहा करता था। ये वासुदेव से प्रभावित होकर गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है। इसमें भागवत धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, वो हेलियोडोरस नहीं था। तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है बेसनगर में। अब भागभद्र के बाद अंतिम राजा बनेगा शुंग वंश का कौन? अंतिम राजा बनेगा देवभूति। अब अंतिम राजा बनेगा देवभूति। तो यहाँ लिख लो अंतिम राजा, अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन होता है? देवभूति होता है, देवभूति होता है, ठीक है। देवभूति का एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है वासुदेव, और वासुदेव जो होता है वो इसकी हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है और किसका वंश का नींव डालता है? कर्म वंश का स्थापना करता है। तो जैसे को तैसा आप ये बोल सकते हो कि पुष्यमित्र शुंग भी बृहदत्त का, जो मौर्य वंश का अंतिम राजा होता है बृहदत्त, उसका सेनापति होता है और उसे अपदस्थ करके मतलब हत्या करके गद्दी पे बैठ जाता है और शुंग वंश की नींव डालता है। ठीक वैसे ही पुष्यमित्र शुंग मतलब शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति होता है और इसी का मंत्री वासुदेव इसकी हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है और कण्व वंश का नींव डालता है। तो ये भी आप बोल सकते हैं, लेकिन पुष्यमित्र शुंग को मजबूरी होता है बृहदत्त को मार करके हटाना, क्योंकि हिंदी नाई लोग मिनांडर जो ताकतवर बन के आ रहा था वो नहीं, अगर ये करता नहीं रोकता युद्ध करके तो आज उत्तर भारत पे उसी का कब्जा होता, इसका और मगध पे क्या कब्जा होता? मिनांडर का कब्जा होता। तो उससे मजबूरी थी कि वो हत्या करके गद्दी पे बैठता है पुष्यमित्र शुंग और मिनांडर को हरा के रोकता है, नहीं तो उसकी शासन होता आज। तो अंतिम शासक होता है देवभूति, जो उसको इसी के मंत्री होता है, देवभूति के ही मंत्री होता है कौन? इसी का मंत्री, देवभूति के मंत्री वासुदेव मार देता है, वासुदेव मार देता है इसे और हत्या करके गद्दी पे बैठ जाता है, गद्दी बैठ जाता है। कब? 75 BC में, 75 BC में ईसा पूर्व में। BC को ईसा पूर्व बोला गया हिंदी में, आपको मालूम होगा, उल्टा चलता है साल। कौन मार के और किस वंश का नींव डालता है? कण्व वंश का। तो ये आप लिख सकते हो, देवभूति को 75 BC में मार करके कण्व वंश का नींव डालता है, कण्व वंश का नींव डालता है कौन? वासुदेव। बस, और कण्व वंश की कोई उतनी स्टोरी है ही नहीं, क्योंकि 75 BC में अपना गद्दी पे बैठेगा, 4 राजा होगा, 30 BC तक चलेगी, फिर इसका सिमुक आएगा जो सतवाहन वंश का राजा होता है, इसे निपटा करके सतवाहन वंश की नींव डाल देगा और सतवाहन वंश का स्थापना कर देगा। तो कण्व वंश में मैं खत्म ही कर दे रहा हूँ, ये खत्म हो गया, शुंग वंश खत्म हो गया आपको।
एक दो जानकारी अगर आपको छूटे तो आप कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा वहीं पे, ठीक है। मुझे भी याद नहीं आ रही कि और किस जानकारी छूटा है इसमें, जितनी मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। ये इसमें आपको बहुत सी जानकारी लूसेंट प्लस जानकारी मिलेगी आपको, तो एक बार पढ़ लिया तो मे भी कोई एग्ज़ाम छूटे ना, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कोई छूटेगी नहीं आपकी, छूटती है तो आप मेरे को बताना। अब यहाँ पे डाल लो कर्मवंश, मैं मिटा देना फिर से, कर्मवंश की नींव डालो आप। यहाँ पे कुछ नहीं है, कर्मवंश में बस एक लाइन का क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा कर्मवंश। तो देख लो यहाँ पे कर्मवंश, शुंगवंश खत्म हो गया है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप। कर्मवंश, इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बस 75 BC से लेके ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व तक, बस इतना ही होता है शासनकाल। 4 राजा इसमें गद्दी पे बैठता है और कुछ भी नहीं। संस्थापक आपको मालूम ही होगा, संस्थापक लिख लो। संस्थापक खुद वासुदेव, जो कि किसके मंत्री होता है, देवभूति का। देवभूति कौन होता है, शुंगवंश का अंतिम राजा होता है, उसी का मंत्री होता है वासुदेव। उसे मार करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है और कर्मवंश की नींव डालता है। इसमें टोटल 4 राजा हुए, 4 शासक हुए, जिसका नाम है, एक का नाम वासुदेव हो गया, दूसरा का नाम भूमिमित्र हो गया, तीसरा का नाम नारायण हो गया, चौथा का नाम सुशर्मन हो गया है। तो 4 राजा का नाम लिखना चाहते तो लिख लो। पहला का नाम तो हो गया है वासुदेव, नहीं आप लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ क्या। 4 राजा हुए हैं, एक का नाम पहला वासुदेव हो गया है, दूसरा भूमिमित्र हो गया है, तीसरा नारायण हो गया है और चौथा सुशर्मन हो गया है, ठीक है। तो अंतिम राजा सुशर्मन, ये लिख लो। 4 राजा हुए हैं, ठीक है। अंतिम राजा, अंतिम शासक कौन, सुशर्मन, ठीक है। सुशर्मन, सुशर्मन अंतिम आता है। इसे 30 ईस्वी में मार देता है और गद्दी पे बैठ जाता है कौन, 30 BC में इसका अंतिम हो जाता है। कौन मारता है, सतवाहन वंश का राजा, सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, इसके मृत्यु करके खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं और सतवाहन वंश का नींव डालता है। तो इसकी हत्या कर देता है, किसकी, अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कौन करता है, सिमुक। सिमुक, सिमुक कौन होता है, सतवाहन वंश के राजा होते हैं, सतवाहन वंश के संस्थापक होते हैं सिमुक, जो कि सुशर्मन को मार करके गद्दी पे बैठ जाता है और सतवाहन वंश की नींव डालता है। सतवाहन वंश में सतकर्णी आएगा, गौतमीपुत्र सतकर्मी आएगा, ये सब की हिस्ट्री दक्कन में चलेगी, महाराष्ट्र में चलेगी, आंध्र प्रदेश तक चलेगी। मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में आप शुंगवंश और कर्णवंश के बारे में जान लिए हो, जो इंपॉर्टेंट है, जितने में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं तो 1-2 छोड़ने के लिए ही बनते हैं। अब ये स्पेशल हिस्ट्री का क्लास नहीं है। स्पेशल हिस्ट्री का क्लास अगर आप करना चाहते हो तो आप कमेंट में बताना, मैं ऑफलाइन में लाइव क्लास करवाऊंगा जब स्पेशल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एकदम स्पेशल, मतलब डिटेल्स में UPSC लेवल टाइप का, कि आपको कोई क्वेश्चन छूटेगी नहीं, ठीक है। और आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो लाइव में पढ़ाना स्टार्ट करना, अगर आप चाहते हो कि लाइव में पढ़ाऊँ तो आप कमेंट करना, ठीक है। मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आप पढ़ना चाहते हो। मैं अभी पहले हिस्ट्री खत्म कर दे रहा हूँ, फिर ज्योग्राफी खत्म करूँगा, फिर पॉलिटी खत्म करूँगा। थोड़ा लंबा समय लगेगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं जो मुझे टाइम मिलती है कभी कभी तो मैं वीडियो बना देता हूँ हिस्ट्री पे। अभी एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना है, उसमें लगभग ये 31वां वीडियो हो गया है। मौर्य समाज खत्म हो गई है, 31वां वीडियो है, तो टाइम होता नहीं है। तो आज शुंगवंश और कर्णवंश खत्म हो गई है। किसी को कुछ डाउट लगे तो कमेंट में आप पूछना, मैं बता दूँगा कमेंट में ही। और तो कुछ है नहीं। जो कुछ और की जानकारी आप लेना चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हो हिस्ट्री का, वो भी बताना, मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन एक टाइम आप फिक्स कर देना किस टाइम से लाइव क्लास करवाओ आप। तो किसी को कुछ डाउट मिले कमेंट में पूछ लेना आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।